जी बेटा, कल की गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। कल हमने दो चीज़ें जो हैं वो डिस्कस की थी। नंबर वन वाज एनालॉजी एंड पे, और नंबर टू वाज होमोलॉजी। और हमने दोनों में ये कहा था कि इनमें जो है वो स्ट्रक्चर्स आर सिमिलर, पर डिफरेंस जो है वो बट द डिफरेंस इज ऑफ एंसेस्टर्स। ठीक है। अब कैसे ये बात कैसे जो है वो हमें पता लग रही है, या कैसे हमें जो है ये क्लियर हो रहा है, वो ऐसे क्लियर हो रहा है कि जब एंसेस्टर नॉन सिमिलर हों लेकिन स्ट्रक्चर सिमिलर हों, एंसेस्टर्स नॉन सिमिलर हों लेकिन स्ट्रक्चर सिमिलर हों, तो वो है एनालॉजी। जैसे बैट्स और बर्ड्स, जैसे बर्ड्स और इंसेक्ट्स जिनमें फ्लाइट आ गई। ठीक है, इंसेक्ट्स में फ्लाइट आ गई, तो ये क्या है? ये वो है जिसको आप कहते हैं एनालॉजी, जिनके एंसेस्टर्स, इमीडिएट एंसेस्टर सिमिलर नहीं है। यहां पर सिमिलर स्ट्रक्चर और सिमिलर एंसेस्टर्स, तो ये क्या होगा? ये होमोलॉजी होगी। यानी सिमिलर एंसेस्ट्री की वजह से कोई से सिमिलर कैरेक्टर्स का आ जाना, ये होमोलॉजी कहलाता है। एनालॉजी और होमोलॉजी ये दो कंपैरेटिव टर्म्स होती हैं। अब ये हम क्यों पढ़ रहे थे यहां से? अब हम आज के लेक्चर की बात चलाते हैं। हम बात असल में कर रहे हैं कि व्हाट टेक्निक्स आर व्हाट टेक्निक्स आर यूज्ड टू मेक अ फाइलोजेनेटिक ट्री। ये हमने कल बात की थी कि फाइलोजेनेटिक ट्री बनाने के लिए हमें कौन सी टेक्निक्स को यूज करना होगा। सो अब यहां पर जो है वो हम यही बात अब आगे लेकर चलेंगे। फॉर एग्जांपल, एक मैंने आपको कहा था मॉर्फोलॉजी कैरेक्टर, तो बात सर आवाज कट अभी रही हमने है। की है ना। आवाज कट रही है जी बेटा, सबको प्रॉब्लम आ रहा है फिर से। ये कौन बोली थी? मोहसिन? यस सर मैं। जी बेटा, बाकी और किसी को भी प्रॉब्लम आ रहा है? जी सर। नो सर। नहीं, आपको नहीं आ रहा जी? और कोई? ये भी जी सर कौन बोला था? करिश्मा आप बताइए, आपको आ रहा है? जी सर क्लियर है। क्लियर है? ओके। सही आ रही है आवाज सर। जी सर, दरमियान में थोड़ी सी कट गई थी। अच्छा, नेट की स्पीड तो बिल्कुल ठीक आ रही है। मैंने असल में फौरी तौर पर नेट की स्पीड चेक की है, मेरे पास नेट की स्पीड तो बहुत ज़बरदस्त आ रही है। चले, अल्लाह मारेगा। आगे चलते हैं। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स की बुनियाद पे हमने अभी दोनों जो बात की, एनालॉजिकल कैरेक्टर्स और मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, दोनों की हमने जो बात की, ये दोनों कैरेक्टर्स जो हैं ये मॉर्फोलॉजी बेस्ड है। तो अगली बात हम करते हैं कि ओके, अच्छा, अगली बात हम करते हैं कि और कौन सी टेक्निक है जिसके जरिए हम जो है वो फाइलोजेनेटिक ट्री बना सकते हैं। क्योंकि हमने अभी कहा कि फाइलोजेनेटिक ट्री मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटी या मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स की बेस पर बनता है। तो फिर आप ये कहते हैं कि दूसरी बात आ जाती है कि अब उसके अलावा मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के अलावा भी कोई टेक्निक है जिससे फाइलोजेनेटिक ट्री बना सकते हैं। मैंने आपको कल बात की थी, मैंने आपको कहा था कि फाइलोजेनेटिक ट्रीज में फाइलोजेनेटिक कैरेक्टर्स जो जब हम फाइलोजेनेटिक ट्री बनाएंगे तो उसमें एक मसला होगा। मसला क्या होगा? कि अगर आप सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स की बेस पर बनाते हैं तो इस बेस पर तो कौन खड़ा हुआ है? लीनियन सिस्टम। क्या लीनियन सिस्टम इसी बेस पर नहीं खड़ा हुआ था? मॉर्फोलॉजी में सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी, कैरेक्टर्स में सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी, इसी बेस के ऊपर क्या खड़ा हुआ है? लीनियन सिस्टम खड़ा हुआ है। ठीक है, तो फिर फाइलोजेनेटिक ट्री को भी अगर आप उसी बेस पर बना देंगे फिर तो मसला हो जाएगा। और ये बात भी तय है कि अगर आप जो है वो फाइलोजेनेटिक ट्री में दो ऑर्गेनिजम्स को जो कन्वर्जेंट एवोल्यूशन का नतीजा है, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। अब कन्वर्जेंट एवोल्यूशन कौन सी थी? जिसमें
दो डिफरेंट लिनिएजेस के ऑर्गेनिजम्स का कोई कैरेक्टर जो है वो सिमिलर सिलेक्शन प्रेशर की वजह से सेम हो जाए, यही थी ना कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। अब कन्वर्जेंट एवोल्यूशन की वजह से अगर कोई कैरेक्टर सिमिलर हो रहा है तो ये तो हमारी क्लासिफिकेशन को खराब कर देगा। क्यों? अगर आप सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स की बेस के ऊपर क्लासिफिकेशन शुरू कर देंगे तो कन्वर्जेंट एवोल्यूशन आपको काफी डिस्टर्ब कर सकती है। लिहाजा और फाइलोजेनेटिक में रूल क्या है? फाइलोजेनेटिक में रूल ये है कि आपने किन ग्रुप्स को जो है वो साथ रखना है जिनका एंसेस्टर्स जो हैं वो एंसेस्ट्रल सिमिलैरिटी हो, एंसेस्ट्रल जो कॉमन फीचर है उनका वो मौजूद हो, यानी उनके एंसेस्टर्स जो हैं वो कॉमन हो। ठीक है। अब एंसेस्टर कॉमन, आपको ये भी पता है कि कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं, जैसे कन्वर्जेंट एवोल्यूशन है, इसमें कैरेक्टर सेम है, एंसेस्टर डिफरेंट है। अब आप आ जाइए, जो मैं बात जो पॉइंट बनाना चाह रहा हूं उस पॉइंट पे आप पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। कन्वर्जेंट एवोल्यूशन में एंसेस्टर डिफरेंट है और कैरेक्टर सेम है। अब अगर आप कैरेक्टर की बेस पे फाइलोजेनेटिक ट्री बनाएंगे तो प्रॉब्लम क्या होगा? आप एक कैरेक्टर सिमिलैरिटी की वजह से फाइलोजेनेटिक ट्री में दो ऑर्गेनिज्म को एक ग्रुप में रख देते हैं। फॉर एग्जांपल, सिमिलैरिटी की वजह से फाइलोजेनेटिक ट्री में दो ऑर्गेनिजम्स को एक ग्रुप में रख देते हैं। पता क्या लगता है? पता ये लगता है कि भाई इन दोनों के एंसेस्टर्स तो असल में सिमिलर हैं ही नहीं। ये तो बहुत बड़ा ब्लंडर है। सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर की बेस पे एंसेस्ट्रल सिमिलैरिटी नहीं निकल सकती। कल मैंने आप लोगों को दो ऑर्गेनिजम्स दिखाए थे, शो करवाए थे। ये देखिए, ये दो ऑर्गेनिजम्स हैं, एक ऑस्ट्रेलियन मोल है और एक अफ्रीकन गोल्डन मोल है। अब इन दोनों के एंसेस्टर के बारे में कहा जाता है कि देयर कॉमन एंसेस्टर लिव्स 140 मिलियन ईयर्स अगो। इनका जो कॉमन एंसेस्टर था वो 140 मिलियन साल पहले मौजूद था। इसका मतलब है कि दे पार्टेड देयर वेज लॉन्ग अगो। इनका ये एंसेस्टर है और उसके बाद इनकी बहुत लंबे अरसे के बाद जाकर क्या हुआ है कि एक साइड पर कौन बन गया? एक साइड पर बन गया ऑस्ट्रेलियन मोल, एक साइड पर ऑस्ट्रेलियन मोल बन गया और एक साइड पर कौन बन गया? अफ्रीकन मोल। अब फर्ज कर लीजिए कि आप इनकी सिमिलैरिटी की बुनियाद पे इनको एक ग्रुप में रखते हैं, तो बेटा ये दोनों अपने, इनके अंदर जो बजाहिर सिमिलैरिटी है ये किस एवोल्यूशन का नतीजा है? ये कन्वर्जेंट एवोल्यूशन का नतीजा है। जो बजाहिर सिमिलैरिटी है वो कन्वर्जेंट एवोल्यूशन का नतीजा है। यानी दोनों के अंदर सिलेक्शन प्रेशर की वजह से जो बजाहिर सिमिलैरिटी है वो आ गई है, लेकिन दोनों के एंसेस्टर बहुत दूर हैं। तो इसका क्या मतलब है कि आप फिर प्रॉपर फाइलोजेनेटिक ट्री नहीं बना सकेंगे अगर आपने सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को बेस किया, क्योंकि बहुत से मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर कन्वर्जेंट एवोल्यूशन की वजह से सिमिलर होते हैं। बेटा यहां पर रुककर एक दफा मेरी इस बात को जहन नशीन कर लीजिए कि आप लोगों ने दो तीन वर्ड्स को अब भूलना नहीं: होमोलॉजी, एनालॉजी, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट। क्या वजह है? वजह यह है कि फाइलोजेनेटिक ट्री में अब ये वो चीजें हैं, जैसे आप कहते हैं किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। लीनियन सिस्टम की ये 7 बेसिक टर्म्स हैं। अब अगर किसी बायोलॉजी के स्टूडेंट को यही बेसिक टर्म्स नहीं आएंगी तो अगर उसके सामने हम ऑर्डर बोलेंगे तो वो कहेगा ये पता नहीं क्या वर्ड बोल रहे हैं। जैसे लीनियन सिस्टम के वो 7 बेसिक टेक्सा हैं, बिल्कुल ऐसे ही कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, ये सारी की सारी एवोल्यूशन की टर्म्स, और ये आपने नहीं भूलनी। अगर आप भूल गए तो फिर ये जो मैं बार बार वर्ड बोल रहा हूं कि कन्वर्जेंट एवोल्यूशन की वजह से मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटी आ सकती है, अब आपको अगर ये सोचने में टाइम लग रहा है कि कन्वर्जेंट एवोल्यूशन क्या था, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन क्या था, तब आप कभी भी मेरी बात को वक्त पर गैस नहीं कर सकेंगे। एक बार रिपीट कर लेते हैं आपको। कन्वर्जेंट एवोल्यूशन वो है जिसमें दो ऑर्गेनिजम्स के एंसेस्टर डिफरेंट हैं, कैरेक्टर सिमिलर सिलेक्शन प्रेशर की वजह से एक दूसरे से सिमिलर हो गए हैं, जैसे बर्ड्स और इंसेक्ट्स हैं या बर्ड्स और बैट्स हैं। डाइवर्जेंट वो है जिसमें दो ऑर्गेनिज्म एक ही ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं, उनका एंसेस्टर सेम है, लेकिन एक ग्रुप के अंदर एक यूनिक फीचर आ गया है जो
एंसेस्टर से डिसिमिलर है, यानी कि वो डाइवर्ज हो गया है, वो अपनी मेन सड़क से निकल गया, उसको डाइवर्जेंस कहते हैं। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा एनालॉजी और होमोलॉजी, ये भी कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट जैसे जो है वो टर्म्स है। एनालॉजी कब आती है? जब दो ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टर मिल जाएं लेकिन उनके एंसेस्टर डिफरेंट हो। होमोलॉजी कब आती है? जब दो ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टर मिल जाएं और उनके एंसेस्टर्स सेम हो। ठीक है, होमोलॉजी तब आती। तो ये यहां पर ऑलमोस्ट लास्ट टाइम मैं अब रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि मुझे ये अंदाजा है, मैंने भी ये टर्म्स देर से सीखी हैं, तो इसलिए ये टर्म्स आपने रेगुलराइज करते रहना है अपने माइंड में। कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, होमोलॉजी, एनालॉजी। ठीक है, ये आपने जो है वो एनालॉगस कैरेक्टर्स, ये आपने जो है वो ध्यान में रखना है। अच्छा, यहां पर अब हमने एक पॉइंट स्टेब्लिश कर लिया कि जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स हैं, सिर्फ उनकी बेस के ऊपर हम फाइलोजेनेटिक ट्री नहीं बना सकते। जी बेटा, किसी का माइक ऑन हुआ? इस मेरा सर मैं ये कह रही थी होमोलॉजी को डाइवर्जेंट कहते हैं ना, और हाँ, और एनालॉजी को कन्वर्जेंट। नो 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 नो, होमोलॉजी में यहां पर देखिए अब एक और कंफ्यूजन आ गई है। होमोलॉजी में जो स्ट्रक्चर सिमिलर होते हैं, फंक्शन पे ना जाएं, फंक्शन पे मत जाइएगा, स्ट्रक्चर सिमिलर, एंसेस्टर सिमिलर, ये होमोलॉजी है। एनालॉजी में स्ट्रक्चर की सिमिलैरिटी आ गई, ठीक है, लेकिन जो एंसेस्टर्स हैं वो डिफरेंट है। ठीक है, एनालॉगस कैरेक्टर्स, जैसे आप वो विंग का डिजाइन कह लेते हैं, जैसे इस तरह के कैरेक्टर्स आप कह लेते हैं। तो इसमें होमोलॉजी और डाइवर्जेंट को या होमोलॉजी और कन्वर्जेंट को मिलाना ये ठीक नहीं है। ये दोनों का बड़ा बारीक डिफरेंस है, बड़ा ही बारीक डिफरेंस है। अगर आप में से कोई यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ है तो आप ये रिकॉर्डेड लेक्चर सुन लीजिएगा। कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और होमोलॉजी, एनालॉजी सेम नहीं है। ठीक है, ये बड़े ही गौर से, बड़े ही ध्यान से सुनने वाली टर्म्स है, इसलिए अब इसको आपने जो है वो भूलना नहीं है। अच्छा जी, बात की तरफ वापस आते हैं, हम काफी लेट हो गए हैं। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स की सिमिलैरिटी की बेस पर फाइलोजेनेटिक, फिर आप क्या करेंगे? फिर आप लेकर आते हैं मॉलिक्यूलर सिमिलैरिटीज। यानी इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि मॉलिक्यूलर सिमिलैरिटीज या मॉलिक्यूलर होमोलॉजीज ड्रॉ करेंगे आप, और मॉलिक्यूलर होमोलॉजीज ड्रॉ करके आप फिर देखेंगे कि असल फाइलोजेनेटिक ट्री कैसे बन रहा है। एग्जांपल इसकी यूं ले लीजिए, आपका ये है एक एंसेस्टर ए, ठीक है, ये उसका डिसेंडेंट है A1, ये उसका डिसेंडेंट है A2। ठीक है, अब आप कहते हैं कि A1 और A2 इनको आप कंपेयर करते हैं, क्या इनका डीएनए कंपैरिजन करते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं, उसके बाद इनको ब्लॉटिंग करते हैं, इनका डीएनए कंपैरिजन करते हैं, और पता ये लगता है कि जिन दोनों को आपने एक एंसेस्टर की औलाद समझा था, दे हैव मैनी जेनेटिक डिफरेंसेस, उनके मैनी जेनेटिक डिफरेंसेस हैं। अब यहां पर फिर वही कंफ्यूजन है। ये कंफ्यूजन क्यों आई? इनको आपने एक एंसेस्टर की औलाद क्यों समझ लिया? आप में से बहुत से लोग इस बात को गैस कर गए होंगे कि इनको आपने A1 और A2 को एक एंसेस्टर की औलाद इसलिए समझ लिया कि इनके अंदर क्या मौजूद थी, इनके अंदर मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटी मौजूद थी, और मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटी की बेस पे आपने क्या कह दिया, इनको मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटी की बेस पे आपने कह दिया कि ये सारे के सारे इस एंसेस्टर ए की औलाद हैं। बाद में पता लगा कि इनकी सिमिलैरिटी इतनी थी कि हम मॉर्फोलॉजी की बेस पे धोखा खा गए, हम मॉर्फोलॉजी की बेस पर धोखा खा गए हैं। लिहाजा अब हम क्या करेंगे? अब हम ये करेंगे कि हम इनका मॉलिक्यूलर एनालिसिस या डीएनए एनालिसिस करेंगे, और उसकी बुनियाद पे फिर हम इनको देखेंगे कि आइदर दे आर रियली द डिसेंडेंट्स ऑफ एंसेस्टर ए, और दे आर द डिसेंडेंट्स ऑफ द एंसेस्टर्स लिविंग फार अपार्ट इन द हिस्ट्री। अगर वो फार अपार्ट इन द हिस्ट्री एग्जिस्ट कर रहे हैं तो फिर आप उनको अलहदा कर देंगे, आप उनको सेपरेट कर देंगे। ये वो चीज है जो असल में फाइलोजेनेटिक ट्री को कंस्ट्रक्ट करने के लिए यूज होगी। अब आप एक और बात पर आइए। मैंने आपको ये डायग्राम दिखाई, ये दो मोल्स हैं, इसके साथ साथ यहां पर एक और एग्जांपल गिवन है, हवाईयन सिल्वर्स वर्ड प्लांट, सिल्वर सोर्ड प्लांट। ये है सिल्वर सोर्ड प्लांट। अब सिल्वर सोर्ड प्लांट जो है, ये बेसिकली
दो तरह के हैं, ठीक है। एक जो है वो ट्रीज की तरह के हैं, दूसरे श्रब्स की तरह के हैं, यानी छोटे कद के हैं, ठीक है। सिल्वर सोर्ड ये है, सिल्वर सोर्ड प्लांट्स हैं ये सारे के सारे, ठीक है, और ये जीरोफाइट्स हैं। अब ये जो सिल्वर सोर्ड प्लांट्स हैं, इनमें बड़े बड़े हैं और कुछ, अब आपके सामने डायग्राम्स क्लियर कट हैं इनको, और ये देख लीजिए छोटे छोटे भी हैं, छोटे छोटे सिल्वर सोर्ड हर्ब्स लाइक और ट्री लाइक भी हैं। अब लेकिन जब इनका जेनेटिक एनालिसिस किया जाता है तो पता लगता है कि हाँ बेशक इनके अंदर मॉर्फोलॉजिकल डिसिमिलैरिटी मौजूद है, लेकिन ये जेनेटिकली एक दूसरे से बहुत क्लोज हैं। ये जेनेटिकली एक दूसरे से बहुत क्लोज हैं। अब देखिए एक और प्रॉब्लम आया, वो क्या था कि सिल्वर सोर्ड प्लांट की ये जो दो स्पीशीज आपके सामने हैं, अगर आप मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स देखें तो ऐसा नहीं होगा कि आप इनको फार अपार्ट क्लासिफाई कर दें, आप कहें कि ये कॉमन एंसेस्टर की औलादे हो ही नहीं सकते। क्यों? इतना मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस है यार, एक ट्री की तरह का है, दूसरा छोटी सी जड़ी बूटी है, तो इनका तो एंसेस्टर कॉमन हो ही नहीं सकता। लेकिन जेनेटिक एनालिसिस क्या कहता है कि इनका बहुत ही क्लोज कॉमन एंसेस्टर मौजूद है, बहुत ही क्लोज। ऐसे मौके पे फिर आप वंस अगेन गलती करने लगे थे। क्या गलती करने लगे थे? छोटे से जेनेटिक चेंज की वजह से इतना बड़ा मॉर्फोलॉजिकल चेंज आ गया कि आपने उनको डिफरेंट ग्रुप्स में क्लासिफाई कर दिया। यहां भी आप गलत हैं। क्यों? पहले आप कब गलत थे? जब आप मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटी की वजह से एक ग्रुप में क्लासिफाई कर रहे थे, जबकि जेनेटिक डिफरेंस बहुत बड़ा था। जो अभी हमने मोल्स की बात की, मैमल्स हैं दोनों। दूसरी तरफ आ जाइए, प्लांट्स के अंदर मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस बहुत बड़ा है, लेकिन जेनेटिक एनालिसिस क्या कहता है कि दोनों बहुत क्लोज हैं। ऐसे मौके पे अब आपको क्या करना होगा बेटा? अब आपको फाइलोजेनेटिक ट्री बनाते हुए इस बात का ध्यान रखना होगा कि यू हैव टू कंसीडर बोथ मॉर्फोलॉजिकल एज वेल एज genetic similarities and differences on the basis of to construct the phylogenetic trees. ठीक है, यहां पर आकर हमारी बात जो है वो बेसिकली क्लियर होती है। अब आइए नेक्स्ट बात की तरफ चलते हैं। ये तो हो गया। अच्छा, मॉलिक्यूलर होमोलॉजीज कैसे इवेल्युएट करते हैं? जी बेटा कोई सवाल था बेटा? हैंड रेज किया करें, आपके पास रिएक्शंस की ऑप्शंस है प्लीज। जी बताइए, किसी का माइक ऑन हुआ था? जी बेटा जी, चलिए आप लोग करें सवाल, अगले टॉपिक की तरफ जाने से पहले चल आप सवाल करें। एनालॉजी में आपने मेरा आपकी आवाज में शोर आ रहा है थोड़ा सा। सर मैं बोल नहीं। रही थी एनालॉजी में आपने स्ट्रक्चर सेम कहा है ना, स्ट्रक्चर डिफरेंट नहीं होता? मैं आपको ना इसको क्लियर करता हूँ। ये थोड़ा सा ना कंफ्यूज है वो, एकदम सवाल पूछने की वजह से थोड़ा सा इस वक्त आके मैं भी मैं भी कंफ्यूज हो गया हूँ। एनालॉजी और होमोलॉजी इन दोनों में जो है वो जो आप कहते हैं ना कि इसको आप वाज़ेह तौर पर यूँ कह लीजिए कि होमोलॉजी जो है उसमें आप ये कहेंगे कि स्ट्रक्चर सेम है, फंक्शन डिफरेंट है और एंसेस्टर सेम है। ठीक है, अब आप तीन कैटेगरीज बना लीजिए। चलें मैं आपको और मजीद आसान कर देता हूं इसको, ताकि आप लोगों को इस बात को समझने में बिल्कुल भी मुश्किल ना हो। तीन कैटेगरीज आप इसकी जो है वो बना लीजिए कि आपने किस तरह से इसको जो है वो गेस करना है, होमोलॉजीज और एनालॉजीज को। ये देखिएगा, ये देखिएगा, एक है स्ट्रक्चर, ठीक है, दूसरा है फंक्शन, और तीसरा है एंसेस्टर। अब आइए टेबल बनाते हैं। एक तरफ आते हैं हम होमोलॉजी पे, दूसरी तरफ आते हैं हम एनालॉजी पे। ये एक टेबल बन गया हमारा, ठीक है, ये एक हमारा टेबल बन गया। अब इस टेबल की बुनियाद पे इंशाल्लाह उम्मीद है कि हमें दोबारा प्रॉब्लम नहीं आएगी। गौर कीजिएगा, स्ट्रक्चर
सिमिलर, फंक्शन डिफरेंट, एंसेस्टर सेम। ये होमोलॉजी है। एग्जाम्पल क्या लेनी है? बैट के पर, वेल के फ्लिपर, ह्यूमन के लिम्स, ये होमोलॉगस कैरेक्टर्स है। एनालॉजी पे आ जाइए। एनालॉजी में स्ट्रक्चर डिफरेंट, फंक्शन सेम, एंसेस्टर डिफरेंट। इनमें कौन आ जाएगा? बर्ड्स, बैट्स। ये एनालॉजी है, ठीक है। तो ये अब वो टेबल है जो कि आपको क्लियर हो जाना चाहिए। एक में दो चीजें सेम हैं, दूसरे में दो चीजें डिफरेंट है। अब आपको अगर ये तीन टर्म्स याद है ना, तो उसके बाद आपको इंशाल्लाह ये नहीं भूलेगा, होमोलॉजी और एनालॉजी। एंसेस्टर, फंक्शन, स्ट्रक्चर। अब आपको पता है अगर एंसेस्टर सेम हो, चले मैं आपको और आसानी कर देता हूं, अगर एंसेस्टर सेम हो तो स्ट्रक्चर सेम होगा, फंक्शन चाहे डिफरेंट हो जाए। अगर एंसेस्टर डिफरेंट हो तो स्ट्रक्चर भी डिफरेंट होगा, फंक्शन चाहे सेम हो जाए। तो इसका मतलब है आपने सिरा कहां से पकड़ना है? एंसेस्टर से। एंसेस्टर सिमिलर तो स्ट्रक्चर सिमिलर, फंक्शन डिफरेंट, ओके, होमोलॉगस। दूसरी तरफ आ जाइए, एंसेस्टर डिफरेंट तो स्ट्रक्चर भी डिफरेंट, फंक्शन चाहे सेम हो जाए। अब ये सिरा पकड़ना है एंसेस्टर से और गाड़ी उसके बाद चलानी, ठीक है। तो ये है जो इनका जी सुमेरा, और कोई सवाल बेटा? नहीं सर, ये क्लियर है। वो शायद आपने ना जब एनालॉजी की डेफिनेशन की ना, सिमिलर स्ट्रक्चर भी किया था। बस वो कुछ इसमें कोई शक नहीं है। मैं आप लोगों को बड़े क्लियर कट जो है बता देता हूँ कि मैं खुद भी बहुत दफ़ा इसमें कंफ्यूज हो जाता हूँ, ठीक है। आप लोगों को ताकीद तो कर रहा हूँ कि नहीं होना, लेकिन मैं खुद भी कंफ्यूज हो जाता हूँ। तो इसमें कंफ्यूज होने में कोई परेशानी नहीं है। बस एक गैस अपने जहन में रखिएगा, एंसेस्टर। एंसेस्टर से आप आराम से आगे कंक्लूजन निकाल सकते हैं। तो आइए अपनी अगली बात पे। बेटा और किसी का सवाल है तो बोलिए, वरना आगे चलते हैं। चलें। अच्छा जी, इसके बाद आ जाता है कि हम जो है वो मॉलिक्यूलर होमोलॉजीज को कैसे बनाते हैं और कैसे इनको इवेल्युएट कैसे करते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूलर होमोलॉजीज में हमारे पास डीएनए के बैंड्स आते हैं। आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि जब आप जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कर लेने के बाद आप जो है वो दो ब्लॉटिंग पेपर्स को कंपेयर करते हैं, उसमें आप जो है वो एक डाल देते हैं इंडिकेटर कह लीजिए, या उसमें आप एक ल्यूमिनेसेंट जो है वो केमिकल डाल देते हैं, और उनको जब आप कंपेयर करते हैं तो अच्छा, उनको जब आप कंपेयर करते हैं तो फिर जो हमारा जो है किस तरह से इन बैंड्स को हमने फिर स्टडी करना होता है। बेटा सबसे पहले हम इन बैंड्स को जो है वो इस तरह से स्टडी करते हैं कि इनके अंदर क्या सिमिलैरिटीज, किस किस जगह पर सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस आ रहे हैं। अब मुझे एक बात बताइए, मैं इसको जूम कर रहा हूं ताकि आप कहीं और से कुछ रीड ना कर सकें। ये जो आपके सामने बैंड्स मौजूद हैं, इज दिस अ रिजल्ट ऑफ होमोलॉजी? इज दिस द रिजल्ट ऑफ कन्वर्जेंट एवोल्यूशन और डाइवर्जेंट एवोल्यूशन? होमोलॉजी। जी बेटा, क्या ये दो बैंड्स की सिमिलैरिटी आपको ये बता रही है कि इनके एंसेस्टर कॉमन हैं, या आपको ये बता रही है कि इनके एंसेस्टर डिफरेंट हैं? सर डिफरेंट है। जी शाबाश बेटा। ये जो होमोलॉजी, ये जो आपके सामने बैंड्स का कंपैरिजन है, इसको आपकी बुक क्या कह रही है? आपकी बुक इसको कहती है कोइंसिडेंटल मैच।
ये कोइंसिडेंटल मैच है, यानी ये जिन दो स्पीशीज के दो जीन्स को कंपेयर किया गया है, इन दोनों जीन्स में जो मैचिंग आ रही है ये कॉमन एंसेस्ट्री नहीं है, इनके एंसेस्टर्स डिफरेंट हैं। लिहाजा ये जो दोनों जीन्स हैं इनके अंदर सिमिलैरिटी टोटल कोइंसिडेंटल है। और ऐसी कोइंसिडेंटल मैचिंग को पता आप क्या कहते हैं? एक जीन्स होते हैं होमोलॉगस जीन्स। होमोलॉगस जीन्स आपको पता है कि वो कौन से जीन्स होंगे? वो जीन्स होंगे जिनमें एंसेस्टर जो हैं वो कॉमन होंगे। होमोलॉजी में एंसेस्टर कॉमन होते हैं, ठीक है? तो जिनमें एंसेस्टर कॉमन होंगे वो होमोलॉगस जीन्स है। दूसरी जो सिमिलैरिटी होती है उसको आप कहते हैं होमोप्लासी। ये होमोप्लासी है। उसको आप इसको यूं कह लीजिए कि जब आप कैरेक्टर्स में एनालॉजी कहते हैं ना, तो एनालॉजी मॉलिक्यूलर लेवल पे आके होमोप्लासी हो जाती है। कैरेक्टर्स में सिमिलैरिटी को हम क्या कहते हैं कि ये फंक्शंस, या यूं कह लीजिए कि जैसे अभी मैंने आपको कहा कि अगर फंक्शन सेम है, ठीक है, एंसेस्टर बेशक डिफरेंट हो लेकिन फंक्शन सेम है, तो ये क्या है? ये एनालॉगस कैरेक्टर्स हैं। यहां पर अगर दो जीन्स किसी वजह से थोड़े से सिमिलर हो रहे हैं लेकिन उनके जो एंसेस्टर्स हैं वो बहुत दूर दूर हैं, यानी उनके एंसेस्टर डिफरेंट हैं, तो उनको आप एनालॉगस जीन्स नहीं कहेंगे बल्कि उनको आप क्या कहेंगे? होमोप्लास्टिक जीन्स। उनको आप होमोप्लास्टिक जीन्स कहेंगे। होमोप्लासी इज अ सिनोनिम टू एनालॉजी, ठीक है? यानी एंसेस्टर डिफरेंट है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है, फंक्शन सेम है। ये एनालॉजी था ना? तो इसी तरीके से एंसेस्टर डिफरेंट है, जीन डिफरेंट है, लेकिन एक कोइंसिडेंटल मैच आ गया। यहां पर बात होगी डिफरेंट एंसेस्टर की। तो जब एंसेस्टर डिफरेंट हो गए तो ऑब्वियसली इसको आप मॉर्फोलॉजी की बेस पे कहते थे एनालॉजी। और जब आप जेनेटिक लेवल पर कहेंगे तो आप कहेंगे कि ये जीन्स कौन से हैं? ये होमोप्लास्टिक जीन्स हैं। ये वो जीन्स हैं जो जिनके अंदर प्लास्टिसिटी है, जिनके अंदर कोइंसिडेंटल मैच आ गया है, बट इनके एंसेस्टर्स हरगिज सेम नहीं हैं। जी बेटा, ये छोटा सा पॉइंट है, इसको अगर आपको समझ नहीं आया तो ये बताइए मुझे। मैं जानबूझ के यहां रुका हूं क्योंकि ये पॉइंट थोड़ा सा टेक्निकल है। जी अब इसमें थोड़ी सी डिफिकल्टी आया करती है। हम कभी कभार ना इसमें पजल हो जाते हैं, हमें मुश्किल भी आती है। मुश्किल क्या आती है कि समटाइम ये होता है कि दो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके कंपैरिजन जब हम करते हैं तो पता ये लगता है कि जो बैंड्स हैं उनमें एक बैंड ऐसा है जिसमें कोई डिलीशन हो गई है। अब इसमें आप देखिए कि यहां पर अब आप गलती क्या कर रहे हैं, गौर कीजिएगा, आप लोगों को खुद भी गैस हो गया होगा। यहां पर आप ये गलती कर रहे हैं कि आप इन बैंड्स को स्टडी करते हुए आपको ये एहसास नहीं रहा कि ये वाला जो डिसेंडेंट टू है ये डिसेंडेंट वन है, ये डिसेंडेंट टू है। जो डिसेंडेंट वन है उसको जब आपने डिसेंडेंट टू के कंपैरिजन में रखा है तो पता क्या लगा है? पता ये लगा है कि आपने इनके कंपैरिजन में एक ये वाली जो बेस थी, ये कौन सी बेस थी जो कि डिसेंडेंट टू में क्या हो गई है? डिसेंडेंट टू में ये वाली बेस डिलीट हो गई है। गौर कीजिए, जो डिसेंडेंट टू है अब ये कि जीन के अंदर चेंजेस आते हैं, कभी इंसर्शन आ जाती है, कभी डिलीशन आ जाती है, कभी एडिशन आ जाती है, ठीक है? तो अब आप देखिए कि डिसेंडेंट टू में जो ए है वो डिलीट हो गई है। आप अगर जी को इसके कंपैरिजन में रखेंगे तो आप देखिए क्या फर्क पड़ेगा। गौर कीजिए, जरा गौर करके मुझे बताएं। ये जो अभी मैंने आपको पीछे ये जो एग्जांपल दी है, ये वाली जो एग्जांपल दी है, इसके कंपैरिजन में क्या फर्क पड़ेगा? अगर आप जी को ए के क्रॉस में रख देते हैं तो क्या आप ये कह सकते हैं कि ये सेम एंसेस्टर्स की जो है वो डिसेंडेंट है? गौर कीजिएगा, बात बहुत गौर से इसको देखिएगा। अगर सर सवाल सेम समझ है। नहीं आया तो मैं रिपीट कर देता हूँ। जी बेटा। सर आप ये कह रहे हैं कि एक एक डिसेंडेंट है उसका एक
जीन अगर चेंज हो गया है या डिलीट हो गया है तो उसको रिप्लेस, जब जो डिसेंडेंट 2 है उसको अगर हम उसका जो पूरा न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है उसको डिस्प्लेस कर रहे हैं तो वो सेम हो रहा है। ये एक कंफ्यूजन आती है, मैं असल में जो कहना चाह रहा हूं ना, मैं बात को समझा देता हूं। बेसिकली आप डिसेंडेंट 1 में देखें, होना क्या चाहिए था, डिसेंडेंट 1 और डिसेंडेंट 2 अगर एक एंसेस्टर के डिसेंडेंट्स है ना, तो इनमें ए के क्रॉस में ए आना चाहिए था, ठीक है। लेकिन चलें फर्ज कर लिया ए डिलीट हो गया, बाकी जीन सेम है। आपसे गलती क्या हो रही है, आपसे गलती ये हो रही है कि आप डिसेंडेंट 1 और डिसेंडेंट 2 के जीन इस तरह आमने सामने रख रहे हैं कि ए के क्रॉस में खाली जगह आने के बजाय ए के क्रॉस में जी आ रहा है। अब जरा कंपैरिजन करें, ए के क्रॉस में जी, जी के क्रॉस में सी, सी के क्रॉस में टी। क्या आपको नहीं लगता कि ये पूरा बैंड, जो ऊपर वाला बैंड है और जो नीचे वाला बैंड है, ये जो दोनों बैंड्स हैं इनमें इस एक गलती की वजह से इतना चेंज आ गया है कि ये दोनों सेम एंसेस्टर के डिसेंडेंट लग ही नहीं रहे। हालांकि होना क्या चाहिए था, जी आना चाहिए था जी के क्रॉस में, सी आना चाहिए था सी के क्रॉस में। बेटा ये मैं डीएनए कंपैरिजन कर रहा हूं, ये मैं बेसिस को नहीं जोड़ रहा। ये मत समझिएगा कि मैं ए के क्रॉस में टी को लाना लाजमी है, नहीं 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 नहीं, ये मैं डीएनए कंपैरिजन कर रहा हूं। और डीएनए के कंपैरिजन में होना क्या चाहिए कि कॉमन एंसेस्ट्री में जी के क्रॉस में जी आए, सी के क्रॉस में सी आए, टी के क्रॉस में टी आए, ए के क्रॉस में ए आए। ऐसा ही होना चाहिए था क्योंकि इनके कॉमन एंसेस्टर्स हैं। हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि जी के क्रॉस में ए आ रहा है, यहां जी के क्रॉस में सी आ रहा है, यहां सी के क्रॉस में टी आ रहा है। अब इससे क्या बजाहिर लग रहा है, इससे बजाहिर ये लग रहा है कि ये दोनों के दोनों एक एंसेस्टर की औलाद हो ही नहीं सकते, क्योंकि इनका कोई न्यूक्लियोटाइड दूसरे से नहीं मिल रहा, इनका कोई न्यूक्लियोटाइड दूसरे से नहीं मिल रहा। लिहाजा ये एक एंसेस्टर के डिसेंडेंट हो ही नहीं सकते। जबकि रियलिटी ये है कि हमने धोखा कहां से खाया है, हमने धोखा खाया है सिर्फ इस ए की डिलीशन से, इस ए की डिलीशन से हमने ये धोखा खा लिया है। और हम किस बात में पजल हो गए हैं कि ये जीन, डिसेंडेंट 1 का जीन डिसेंडेंट 2 से टोटली डिफरेंट है, हालांकि ऐसा नहीं है। जी बेटा ये बात क्लियर हुई है या नहीं? जी सर, क्लियर है। ये समझ आया कि कंफ्यूजन कहां क्रिएट हो रही है? बेटा किसी को अगर नहीं समझ आया तो ओपनली क्वेश्चन कर लें प्लीज। मैं रिपीट कर दूंगा, लेकिन विदाउट अंडरस्टैंडिंग मत इसको कीजिएगा। अब ये जो है इसमें, बेटा सिर्फ 1 मिनट रुकिएगा, मैं जरा हाँ जी बेटा जी, नाराज हो गए, क्या हो क्लियर गया? है सर, क्लियर है, क्लियर है ओके सर। अच्छा जी, अच्छा ये देखिए, यहाँ पर एक और बड़ी ही इंटरेस्टिंग इन्होंने पहले तो मैं यहाँ पर आपको होमोप्लास्टिसिटी दिखा देता हूँ जो यहाँ पे इन्होंने ये देखिए, बट इन ऑर्गेनिज्म दैट डू नॉट अपीयर टू बी क्लोजली रिलेटेड, द बेसिस दैट देयर अदरवाइज वेरी हैपन टू शेयर में, ठीक है, कोइंसिडेंटल मैचेस हो सकते हैं। और यहाँ पर जो है वो कहाँ गया, इन कंट्रास्ट हाई डिग्री ऑफ जीन सीक्वेंस टू सीक्वेंस, यहाँ पर इन्होंने पता नहीं क्यों वो वर्ड हटा दिया, ये 12th एडिशन है।
11th एडिशन में वर्ड मौजूद है कि होमोप्लास्टिसिटी क्या होती है, और जो जीन्स होते हैं, ऐसे जीन्स जो कि डिस्टेंट ऑर्गेनिजम्स के हैं, जिनके एंसेस्टर सिमिलर नहीं हैं, लेकिन उनके जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनमें थोड़ी थोड़ी सिमिलैरिटी आ रही है, जैसे कि हमारे पास ये वाला मैच है। तो ऐसी सूरत में क्या होगा, ऐसी सूरत में हम कहेंगे कि ये जो फिनोमिना है ये होमोप्लासी है, यानी ये इत्तफाकन इनके जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो सिमिलर हो गए हैं, वरना इनके अंदर एंसेस्ट्रल सिमिलैरिटी मौजूद नहीं है। ठीक है, तो जब ये सब कुछ हम डिजाइन कर लेंगे और जब हम ये सारी बातें कर लेंगे तो उसके बाद फिर हम फाइलोजेनेटिक ट्री जो है वो बना लेंगे। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि मैंने आपको बताया कि ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन है कि हम एक एक डिलीट होने की वजह से हम ये पूरा जो बैंड है इसकी गलत इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। तो इस बात को कैसे रिमूव किया जाए, इस गलती को कैसे रिमूव किया जाए? अगर ए के क्रॉस में हम जी ले आते हैं तो पूरा कंपैरिजन गलत हो जाता है। ठीक है, और तमाम न्यूक्लियोटाइड्स जो एक दूसरे के आमने सामने आने चाहिए थे, अब वो एक दूसरे के आमने सामने नहीं आ रहे। एक छोटी सी मिसाल एक और दे देता हूं। मेरे ये दो हाथ हैं, मैं इन दोनों हाथों की तमाम उंगलियों को आमने सामने रखता हूं। ठीक है, अब फर्ज कर ले मैं अंगूठा गायब कर लेता हूं। अगर मैं अंगूठा यहां से गायब करता हूं और ये जो उंगली है इसको मैं अंगूठे के सामने ले आता हूं, तो क्या होगा? होगा ये कि टोटल गलत इंटरप्रिटेशन हो जाएगी। आप लोगों को बज़ाहिर ये लग रहा है कि मेरा ये वाला अंगूठा नहीं है, ठीक है, यही लग रहा है ना। फर्ज कर लें कि ये अंगूठा मेरा जो है ये ए बेस थी, ये डिलीट हो गई, पूरा का पूरा जो जीन था। अब अगर आप इस जीन को यहां नहीं रखेंगे ना, बल्कि इस जीन को कंपेयर करेंगे इस तरह, तो आपको ये लगेगा कि ये दोनों हैंड्स डिफरेंट हैं, एक बंदे के नहीं है। ये दोनों हैंड्स एक बंदे के नहीं हैं बल्कि डिफरेंट है। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही अगर आप एक ही बेस के ऊपर पूरा जीन शिफ्ट कर देते हैं लेफ्ट साइड पे, तो क्या होगा कि आपको बजाहिर ये लगेगा ये दोनों ऑर्गेनिज्म सेम एंसेस्टर के नहीं है, हालांकि वो होंगे सेम एंसेस्टर के ही। इस कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए फिर हम क्या यूज करते हैं, इस कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए और प्रॉपर फाइलोजेनेटिक ट्री बनाने के लिए हम फिर यूज करते हैं कंप्यूटर्स। और वो डिलीशन और वो सारी प्लेसमेंट्स और वो सब कुछ जो है उसमें इंतहाई फाइन रीडिंग कंप्यूटर्स के थ्रू होती है, जिसके जरिए फिर हम इस बात के काबिल होते हैं कि हम इसका गैस लगा सकें। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन्स जो है ये आ जाती हैं, कंप्यूटर्स के बावजूद आ जाती हैं। तो इन कंफ्यूजन्स को फिर दूर करना जो है वो जरूरी होता है। अच्छा जी, उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट, आगे चलते हैं। पहले तो मैं यहाँ पर आपको जो है वो एक और चीज़ दिखा दूँ। बेटा, मैंने आप लोगों से कहा था कि अगर आप में से किसी के पास जो है वो रिसर्च पेपर्स पढ़े हैं तो प्लीज़ वो मुझे सेंड कर दीजिएगा। ठीक है, एक दो भी पढ़े तो मुझे सेंड ज़रूर कर दीजिएगा। यहाँ से हम रिसर्च पेपर से भी इसको निकाल लेंगे। अब आइए, जो फाइलोजेनेटिक ट्री है उसको जब बनाया जाता है तो फाइलोजेनेटिक ट्री को बनाने में जैसे हम लीनियन क्लासिफिकेशन करते हैं ना, तो लीनियन क्लासिफिकेशन जब हम करते हैं तो उसमें आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि इसमें हम जो टैक्सॉन रखते हैं वो क्या होता है, वो टैक्सॉन होते हैं जैसे किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, वो उसके टैक्सॉन्स होते हैं। ठीक है, जो हम लीनियन सिस्टम होता है। लेकिन ये जो दूसरा सिस्टम है, जो फाइलोजेनेटिक सिस्टम है, इसमें वो टर्मिनोलॉजीज कहाँ से आएंगी? ठीक है, जैसे आप कहते हैं ना कि मैं एक दफा ये बना लूं उसके बाद आपको समझ आ जाएगी। लीनियन क्लासिफिकेशन है, लीनियन। अब लीनियन में आप कहते हैं किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। तो इसके कंपैरिजन में फाइलोजेनेटिक में क्या है? फाइलोजेनेटिक सिस्टम में इसके कंपैरिजन में क्या है? बेटा, फाइलोजेनेटिक सिस्टम में इसके कंपैरिजन में एक अप्रोच होती है जिसको आप कहते हैं क्लैडिस्टिक अप्रोच। क्या हो गया? जो अप्रोच इसके कंपैरिजन में मौजूद होती है उसको आप कहते हैं क्लैडिस्टिक अप्रोच। ठीक है, एक अप्रोच ये होती है। क्लैडिस्टिक अप्रोच ये होती है कि आप ऑर्गेनिजम्स को शेयर्ड कैरेक्टर्स की बेस पे कॉमन एंसेस्ट्री प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, शेयर्ड कैरेक्टर्स की बेस के ऊपर। ये अब गौर से सुनिएगा
क्योंकि बहरहाल अगर आप फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, लीनियन क्लासिफिकेशन नहीं कर रहे, और से सुनिएगा, अगर आप फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, लीनियन क्लासिफिकेशन नहीं कर रहे, तो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन में एक बात शर्त है, और वो क्या है? वो है कॉमन एंसेस्ट्री। ठीक है, तो कॉमन एंसेस्ट्री जो है वो तो शर्त है। तो दो ऑर्गेनिजम्स को हम कॉमन एंसेस्ट्री या एक ही ग्रुप में कैसे रख सकते हैं? यहां पर इस सवाल को इस तरह क्रिएट करते हैं कि हाउ डू वी कीप टू डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, how do we keep two different organisms in a same group comprised of common ancestry? कॉमन एंसेस्ट्री की बेस के ऊपर हम दो ऑर्गेनिजम्स को कैसे एक ही ग्रुप में रख सकते हैं? इसमें आती है क्लैडिस्टिक अप्रोच। क्लैडिस्टिक अप्रोच कहती है कि दो ऑर्गेनिजम्स को, अगर आपने फाइलोजेनेटिक ट्री बनाना है, आप शुरू होने लगे हैं जी, आप फाइलोजेनेटिक ट्री बनाने लगे हैं, फाइलोजेनेटिक ट्री आप बनाने लगे हैं, उसमें आप कहते हैं कि जी ये एक एंसेस्टर है और इसके जो हैं वो डिसेंडेंट्स यहाँ मौजूद। ठीक है, तो इनके अंदर वो क्या चीज होगी जिसकी बुनियाद पे आप इन दो को एक क्लैड में रखेंगे? याद रखिए कि एक एंसेस्टर के जितने डिसेंडेंट्स होते हैं वो जिस ग्रुप में आते हैं उसको आप कहते हैं क्लैड। ठीक है, यहां से मैं आपको डेफिनेशन भी पढ़ देता हूं। each of which include an ancestral species and all of its descendants। ठीक है, ये जो एक क्लैड होता है उसके अंदर उसके डिसेंडेंट्स और वो एंसेस्टर खुद आता है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर एक एंसेस्टर के हमने डिसेंडेंट्स को उसके आगे रखना है, यानी कि हमने जब ट्री बनाना है, तो ट्री बनाने में कोई से दो ऑर्गेनिजम्स को इस क्लैड में कैसे रखेंगे, या कोई से तीन ऑर्गेनिजम्स को फॉर एग्जांपल, या कोई से चार ऑर्गेनिजम्स को इस एक क्लैड में कैसे रखेंगे? इस एक क्लैड में जो क्लैडिस्टिक अप्रोच है वो कहती है कि इसमें आप कह लीजिए शेयर्ड कैरेक्टर्स की बेस के ऊपर, शेयर्ड कैरेक्टर्स, यानी ये ऑर्गेनिजम्स अगर कोई कैरेक्टर्स शेयर कर रहे हैं तो इन सब को किस में रखा जाएगा? एक क्लैड में रखा जाएगा। फॉर एग्जांपल 4 चैम्बर्ड हार्ट है। ठीक है, 4 चैम्बर्ड हार्ट है। फिर इसी तरीके से इनके अंदर ईयर हैं, ईयर बोन्स हैं। ठीक है, शर्त क्या है? शर्त यह है कि आप इसका मॉलिक्यूलर एनालिसिस भी करेंगे। अभी आपके जहनों में सवाल आ सकता है कि ये तो वही बातें नहीं होगी जो लीनियन में करते थे हम। लीनियन सिस्टम में भी तो हम शेयर्ड कैरेक्टर्स को वो करते थे, लेकिन ये बात जहन में रखिए कि एक क्लैड में रखने के लिए शेयर्ड कैरेक्टर तो शर्त होंगे, लेकिन साथ साथ उनका जेनेटिक एनालिसिस भी शर्त होगा, तब जाकर आप एक क्लैड में उनको रख सकेंगे। बेटा, क्लैड से क्या मुराद था? क्लैड से मुराद ये था कि एक एंसेस्टर और उसके जितने डिसेंडेंट्स हैं वो जिस एक ग्रुप में आएंगे उसको आप एक क्लैड कहेंगे। जैसे किंगडम एनिमेलिया है, किंगडम एनिमेलिया है। ठीक है, अब इसमें तमाम के तमाम एनिमल्स आ रहे हैं, तो फाइलोजेनेटिक सिस्टम के अकॉर्डिंगली, फाइलोजेनेटिक, लीनियन सिस्टम नहीं कह रहा, फाइलोजेनेटिक सिस्टम के अकॉर्डिंगली किंगडम एनिमेलिया क्या है? किंगडम एनिमेलिया एक क्लैड है। ठीक है, तो एक एंसेस्टर और उसके जितने डिसेंडेंट्स हैं वो जिस ग्रुप में आएंगे वो क्लैड होगा। और इस क्लैड को आप किस बेस पर बनाएंगे? शेयर्ड कैरेक्टर्स की बेस पर बनाएंगे, और उसके साथ साथ जो है वो आप इसका मॉलिक्यूलर एनालिसिस भी करेंगे। मॉलिक्यूलर एनालिसिस क्यों जरूरी है? मॉलिक्यूलर एनालिसिस एक तो इसको लीनियन सिस्टम से सेपरेट करने के लिए जरूरी है, दूसरा मॉलिक्यूलर एनालिसिस इसलिए भी जरूरी है कि आपको यह पता लगे कि जो ए है वो वाकई इन तमाम डिसेंडेंट्स का कॉमन एंसेस्टर है। इस वजह से आप इसको मॉलिक्यूलर एनालिसिस भी करेंगे, लाजमी होगा। तो ये अप्रोच है जिसको आप कहते हैं क्लैडिस्टिक अप्रोच, जिसमें आप एक क्लैड बनाते हैं, यू क्रिएट वन क्लैड, एक क्लैड या एक ग्रुप बनाते हैं, और उसमें वन एंसेस्टर एंड ऑल इट्स डिसेंडेंट्स रखते हैं, उसके तमाम डिसेंडेंट्स आप रखते हैं।
ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, अब एक और बात की तरफ आ जाइए, एक क्लैड बहुत बड़ा भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं जी एक क्लैड है कार्निवोरा। अब इसके अंदर आप जरा शुरू हो तो आपको पता लगता है कि कार्निवोरा में एक ग्रुप आ जाता है जिसको आप कहते हैं फेलिडी। फेलिडी वो ग्रुप है जो कैट ग्रुप है, जिसमें लायन भी आ जाते हैं, जिसमें चीता भी आ जाता है, जिसमें टाइगर भी आ जाता है। अच्छा, उसके बाद कार्निवोर जो एंसेस्टर है उसी में एक और ग्रुप भी आ जाता है जिसको आप कैनिस कहते हैं। कैनिस वो जिनमें कैनाइंस बहुत बड़े बड़े हैं, खास तौर पे डॉग ग्रुप जो है, ठीक है। अब ये जो फेलिडी है ये इस कार्निवोरा का डिसेंडेंट है, और जो कैनिस है ये भी इस कार्निवोरा का डिसेंडेंट है। कार्निवोर एंसेस्टर का, कार्निवोर एंसेस्टर लिख लीजिए, कार्निवोर एंसेस्टर का डिसेंडेंट है, ठीक है। तो ये जो है वो क्या होगा, ये अब एक कंप्लीट क्लैड है, ये एक कंप्लीट क्लैड है। अब ये एक कंप्लीट क्लैड है, और इसका जो तीसरा कोई भी आप सोच लीजिए जो कार्निवोर हो, जैसे आप इसमें ला सकते हैं मैमल्स में और कोई ले आइए, कार्निवोर कौन हो सकता है शेरों के अलावा और डॉग्स वगैरह के अलावा, कोई और जिन में लाइए बेटा। हैरत है मेरे जिन में भी नहीं आ रहा। सदफ क्या कह रही हैं आप? एंसेस्ट्री को जिन में रखना है आपने। वुल्फ डॉग ग्रुप में है बेटा, वुल्फ डॉग ग्रुप है। चलें मैं तीसरी कैटेगरी मिटा देता हूँ, तीसरी कैटेगरी मिटाते हैं, और उसके बाद जो है वो देखते हैं किसी और का भी मैसेज आया। फॉक्स, फॉक्स गालबन ये भी डॉग ग्रुप में है। खैर चलें तीसरी कैटेगरी हम मिटाते हैं, और तीसरी कैटेगरी में अब ये एक क्लैड है, ठीक है। इसी बहुत बड़ा क्लैड हो या वो छोटे से छोटा क्लैड, ठीक है। कोई क्लैड बहुत छोटा हो सकता है, जैसे आप कहते हैं कि चलें इसमें एक और जो है वो हम कर लेते हैं, एजम्पशन एक और लेकर आते हैं, और वो एजम्पशन क्या है, फॉर एग्जांपल ये रुकिएगा, पता नहीं इसको बार बार क्या हो जाता है। हाँ अच्छा, इसमें क्या आता है, जैसे फॉर एग्जांपल प्राइमेट्स है। मजीद कोई मैसेज आया है? फॉक्स, फॉक्स, ओके, फॉक्स, फॉक्स। अच्छा जी, ये प्राइमेट्स हैं, ठीक है। प्राइमेट्स जो हैं वो उनके आगे कई कैटेगरीज आ जाती है ना, बहुत काफ़ी प्राइमेट्स होते हैं, ख़ास तौर पे आप उनके हेड शेप देखते हैं, उनके फिंगर शेप्स देखते हैं, उनके अंदर जो है वो उनका सीधा चलना देखते हैं, ठीक है। ये सारा कुछ जो है ये प्राइमेट्स आ जाता है। प्राइमेट्स में आगे जाकर एक ग्रुप आता है, ठीक है, उसको आप कॉमन एंसेस्ट्री की बेस पे एक साइड पे आप रख देते हैं ह्यूमन, और एक साइड पे आप रखते हैं चिम्प, ठीक है। अब ह्यूमन और चिम्प जो है ये एंड है, ये एंड है, और आप यहां से आप कह लीजिए कि फॉर एग्जांपल आप ये मिटाते हैं, ठीक है, इसकी जगह पे इनका कोई भी कॉमन एंसेस्टर ले आते हैं, इनका कोई भी कॉमन एंसेस्टर ले आते हैं। अब जो इनका कॉमन एंसेस्टर आप लेकर आ रहे हैं, इनका कॉमन एंसेस्टर और ह्यूमन और चिंप ये क्या है, ये एक क्लैड है, ठीक है, ये एक क्लैड होंगे। अच्छा अब आइए आगे, एक और आपको जो है यहां पर मैं बताता हूं, क्लैडिस्टिक अप्रोच जो है जिसमें आप शेयर्ड कैरेक्टर्स की बेस के ऊपर, इनके अंदर जो शेयर्ड कैरेक्टर्स होते हैं उसकी बुनियाद पे फाइलोजेनेटिक ट्री बनाते हैं, ठीक है। तो उसमें आप क्या करते हैं, क्लैडिस्टिक अप्रोच में आप डिफरेंट अंदाज से स्टडी करते हैं, ठीक है। कैसे, जैसे क्लैडिस्टिक अप्रोच है, इसमें एंसेस्टर है मेमेलियन एंसेस्टर, मेमेलियन एंसेस्टर, और इसके आगे इसके सारे डिसेंडेंट्स हैं, मेमेलियन एंसेस्टर और इसके आगे सारे डिसेंडेंट है, फॉर एग्जांपल फॉक्स है, वुल्फ है, ठीक है, और इसी तरीके से आप कहते हैं ह्यूमन है, और उसके आगे चिंपैंजी है, ठीक है। बेटा ये जो ग्रुप होगा ना, इस ग्रुप को आप कहेंगे मोनोफाइलेटिक ग्रुप। इन सब का एंसेस्टर जो है वो क्या है, वो कॉमन है, किस लिहाज से, मेमेलियन लिहाज से,
ठीक है, सिर्फ मेमेलियन लिहाज से। लेकिन अब आप इसमें यहाँ पर एक और बात ये आ जाइए, जैसे मोनोफाइलेटिक। ये क्या है? मोनोफाइलेटिक ग्रुप मीनिंग दैट इट कंसिस्ट ऑफ एन एंसेस्ट्रल स्पीशीज एंड ऑल ऑफ इट्स डिसेंडेंट। कोई भी मोनोफाइलेटिक ग्रुप वो होता है जिसके अंदर आप कहते हैं कि मोनोफाइलेटिक ग्रुप को ही आप दूसरा नाम क्या देते हैं? क्लैड। यानी उस एक एंसेस्टर, उसके जितने डिसेंडेंट होंगे वो क्लैड कहलाएंगे या मोनोफाइलेटिक ग्रुप कहलाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से एक ग्रुप होता है पैराफाइलेटिक। पैराफाइलेटिक वो होता है कि जब आप स्टडी करते हुए एक एंसेस्टर और उसके चंद डिसेंडेंट्स को डिस्कस करते हैं और कुछ डिसेंडेंट्स को छोड़ देते हैं। ठीक है, जैसे इस ग्रुप को, अब इस ग्रुप को आप क्लैड नहीं कहेंगे, नॉन क्लैडिस्टिक। ये नॉन क्लैडिस्टिक है, ये क्लैड नहीं है। गौर कीजिए, यहां पर इसके आगे क्लैड लिखा हुआ है। एक एंसेस्टर और उसके तमाम डिसेंडेंट, इस एक ग्रुप को आप कहते हैं क्लैड। लेकिन जब एक एंसेस्टर और उसके तमाम डिसेंडेंट नहीं होते बल्कि 2-4 डिसेंडेंट होते हैं, तो उसको आप कहते हैं पैराफाइलेटिक ग्रुप, उसको आप क्लैड नहीं कहते। तीसरे नंबर पे आ जाइए पॉलीफाइलेटिक ग्रुप। जब आप स्टडी करते हुए एंसेस्टर को डिस्कस नहीं करते बल्कि सिर्फ डिसेंडेंट्स को डिस्कस करते हैं, तो उसको आप क्या कहते हैं? पॉलीफाइलेटिक ग्रुप। ये एक पॉलीफाइलेटिक ग्रुप होता है। जैसे किंगडम प्रोटिस्टा एक पॉलीफाइलेटिक ग्रुप है। क्यों? क्योंकि उसमें आप डिफरेंट एंसेस्टर के डिफरेंट डिसेंडेंट्स को एक ग्रुप में जमा कर रहे हैं। उसमें एंसेस्टर मल्टीपल होते हैं, लेकिन आप एंसेस्टर डिस्कस नहीं करते। तो क्योंकि आप एंसेस्टर डिस्कस नहीं करते, सिर्फ डिसेंडेंट डिस्कस करते हैं, और वो डिसेंडेंट्स कई जराए से आए हुए होते हैं, तो फिर आप उसको कहते हैं पॉलीफाइलेटिक। पैराफाइलेटिक वो जिसमें एंसेस्टर सेम हो, लेकिन और एंसेस्टर को स्टडी भी किया जाए लेकिन तमाम डिसेंडेंट को स्टडी ना किया जाए। जो मोनोफाइलेटिक होगा वो होगा जिसमें एक एंसेस्टर और उसके तमाम डिसेंडेंट्स को डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, अब जैसे यहां पर एक इन्होंने मिसाल दी हुई है। अब ये है, क्या कहते हैं, इवन टोड अंगुलेट्स। ठीक है, इवन टोड अंगुलेट्स हैं जिनमें आप इस वक्त डिस्कशन कर रहे हैं इसकी और इसकी, और आपने सिटेशन को छोड़ दिया। जी बेटा, कौन सा ग्रुप बनेगा ये? मोनोफाइलेटिक, पॉलीफाइलेटिक या पैराफाइलेटिक? सिर्फ इस ग्रुप को बताएं। पैराफाइलेटिक। ये पैराफाइलेटिक है। ये पैराफाइलेटिक है क्यों? क्योंकि एंसेस्टर भी डिस्कस हो रहा है और 3 डिसेंडेंट्स में से 2 को आप एक ग्रुप में जमा कर रहे हैं। ये पैराफाइलेटिक है। अगर आप इन तीनों की बारी में, इन तीनों को जो है वो एक ग्रुप में जमा करते हैं डिस्कशन के लिए, स्टडी के लिए, तो ये क्या हो जाएगा? ये अब हो जाएगा मोनोफाइलेटिक, एंड दिस वुड बी कॉल्ड एज अ क्लैड। ठीक है, और ये कौन सा है बेटा? ये ग्रुप पॉलीफाइलेटिक। ये पॉलीफाइलेटिक है। ये पॉलीफाइलेटिक है क्योंकि इनके जो इमीडिएट एंसेस्टर्स हैं वो क्या हैं? इमीडिएट एंसेस्टर्स इनके डिफरेंट है। ले जी, ये है जिसको आप कहते हैं क्लैडिस्टिक अप्रोच। क्लैडिस्टिक अप्रोच में आप शेयर्ड कैरेक्टर्स की बुनियाद पे ऑर्गेनिजम्स को एंसेस्ट्रली अरेंज करते हैं और उनके कंपैरिजन फिर करते रहते हैं। कंपैरिजन में आप मोनोफाइलेटिक कंपैरिजन भी कर सकते हैं, पैराफाइलेटिक कंपैरिजन भी कर सकते हैं, पॉलीफाइलेटिक कंपैरिजन भी कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये बड़ा अच्छा सेंटेंस लिखा हुआ। नोट दैट इन पैराफाइलेटिक ग्रुप द मोस्ट recent कॉमन एंसेस्टर ऑफ ऑल मेंबर्स ऑफ द ग्रुप इज पार्ट ऑफ द ग्रुप। पैराफाइलेटिक में मोस्ट recent एंसेस्टर पार्ट होगा, whereas in a polyphyletic group the most recent common ancestor is not the part of the group। ये देखिए, ये polyphyletic है जिसमें ancestor ग्रुप का पार्ट नहीं है। अगर आप ये ग्रुपिंग करते हैं तो वो ग्रुप का पार्ट नहीं होगा। ठीक है, अब यहां पर सवाल ये पैदा होता है कि आप इनकी ग्रुपिंग कर ही क्यों रहे हैं? इन दोनों की ग्रुपिंग आप कर ही क्यों रहे हैं? आप इन दोनों का ग्रुप बना रहे हैं किस बेस पर? शेयर्ड कैरेक्टर की बेस पर। जब आप इन दोनों का ग्रुप शेयर्ड कैरेक्टर की बेस पर बनाएंगे लेकिन इनका एंसेस्टर इमीडिएट कॉमन नहीं होगा, तो ये पॉलीफाइलेटिक होगा। जब आप 3 ऑर्गेनिजम्स को, यानी तमाम डिसेंडेंट्स को शेयर्ड कैरेक्टर्स की बुनियाद पे
तमाम डिसेंडेंट्स को शेयर्ड कैरेक्टर्स की बुनियाद पे एक ग्रुप में जमा कर देंगे तो ये कौन सा ग्रुप होगा? मोनोफाइलेटिक ग्रुप होगा। और जब आप कुछ डिसेंडेंट्स को शेयर्ड कैरेक्टर्स की बुनियाद पर एक ग्रुप में स्टडी करेंगे अलोंग विद द डिसेंडेंट, अलोंग विद द एंसेस्टर, तो फिर आप क्या कहेंगे कि ये कौन सा होगा? ये पैराफाइलेटिक होगा। तो इसमें अब आप लोगों के जहनों में सवाल ये आ सकता है कि सर हम पॉलीफाइलेटिक स्टडी कर ही क्यों रहे हैं? बेटा पॉलीफाइलेटिक स्टडी आपको वहां करनी पड़ती है जहां पर कैरेक्टर्स शेयर हो रहे हैं। जहां कैरेक्टर्स शेयर हो रहे होते हैं वहां आपको पॉलीफाइलेटिक स्टडी करनी पड़ती है, यानी डिफरेंट एंसेस्टर के डिसेंडेंट्स को स्टडी करना पड़ता है, तब जाकर आप कंप्लीटली अंडरस्टैंड करते हैं। लिहाजा पॉलीफाइलेटिक क्लैड या पॉलीफाइलेटिक ग्रुप आपको स्टडी करना पड़ता है बगैर एंसेस्टर के, क्योंकि कैरेक्टर्स शेयर हो रहे होते हैं। और जरा मुझे बताइए कि पॉलीफाइलेटिक ग्रुप में ये जो ग्रुप है इसमें कैरेक्टर शेयर क्यों हो रहे हैं? कौन सी एवोल्यूशन हुई है? सर में कन्वर्जेंट एवोल्यूशन हुई है। शाबाश, बहुत अच्छे। इनमें कन्वर्जेंट एवोल्यूशन हुई है जिसकी वजह से इनके कैरेक्टर शेयर हो रहे हैं। सील और सिटेशियन वेल्स वगैरह, इनमें कन्वर्जेंट एवोल्यूशन हुई है, लिहाजा इनके कैरेक्टर शेयर हो रहे हैं। तो ऐसी सूरत में आप क्या कहेंगे? ये ग्रुप जब आप शेयर्ड कैरेक्टर की बुनियाद पे स्टडी करेंगे तो ये ग्रुप कहलाएगा पॉलीफाइलेटिक। जब आप शेयर्ड कैरेक्टर की बुनियाद पे एक ग्रुप को स्टडी करेंगे और उनका एंसेस्टर शामिल करेंगे तो वो कहलाएगा मोनोफाइलेटिक। और जब आप कोई से दो ऑर्गेनिजम्स को शेयर्ड कैरेक्टर्स की बुनियाद पे स्टडी करेंगे लेकिन उनके तमाम डिसेंडेंट नहीं होंगे तो वो जाहिर सी बात है वो पैराफाइलेटिक होगा। तो इस वजह से, क्योंकि कैरेक्टर शेयर हो रहे हैं, इस वजह से ही पैराफाइलेटिक ग्रुप बनता है और कैरेक्टर शेयर होने की वजह से ही पॉलीफाइलेटिक ग्रुप बनता है। ठीक है, ये है टोटल डिस्कशन। जी बेटा, कुछ सवाल?